2. 10 लाख रुपए। अब की बार किसी से सलाह मशवरा किए बिना हरिकृष्ण ने पूरे 10 लाख रुपया खर्च कर अपने आवास के लिए नया मकान बनाया। भव्य, सुंदर एवं आलीशान। हाँ, अब यह उसकी मजबूरी थी। गत कई वर्षों से उसके मन में नया मकान बनाने का विचार था। अंत में उसने इसके बनाने की पहल की, किंतु इसके लिए उसको कई बार सोचना पड़ा। किस पॉश कॉलोनी में अपना नया मकान बनाऊं, किस नक्शे के आधार मानकर इसकी नींव डालूं, दुमंजिला बनाऊं या तिमंजिला, सीमेंट का इस्तेमाल करूं या चूना गारे का स्लैब डालूं या टिन का छत, किससे पैसा बचेगा और किसमें ज्यादा खर्चा आएगा, ये ऐसी बातें हैं जिन पर ध्यान से वही सोचता है जिसने सारी उम्र कुछ न बनाया हो। किंतु हरिकृष्ण ने मकान बनाया। अब यह उसके लिए स्वप्न नहीं था, उसने स्वप्न को साकार कर दिया। उसने श्रीनगर की एक पॉश कॉलोनी में आलीशान बंगला बनाया। बंगला बन गया सीमेंट की चुनाई में चट्टान जैसा। अंदर से इसकी निर्माण पद्धति कुछ इस तरह की थी कि देखते ही बनता था। इसमें 2 सेट ऐसे बने थे कि एक में बसने वाले आदमी को दूसरे का पता ही न चले। आशय यही था कि एक में खुद बसेगा और दूसरे में किराएदार। वह भी अलग और मैं भी अलग। बंगले के पास के अहाते में रंगारंग टाइलों के फर्श का बिछावन किया। दीवारों पर संगमरमर लगाया। दरवाजे और खिड़कियां रंग से पोते तथा लॉन लगभग मुगल वास्तुशिल्प के आधार पर बनाया। इसमें तरह तरह के फूलों की पन्नीरी लगाई। आंगन के आसपास की दीवारें पक्की बनाई। प्रवेश द्वार फौलाद का लगाया। इस तरह इसके बनने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी आशाओं का भव्य महल बन गया जिसके लिए उसने सारी उम्र चाहा था। इसके बनने में 2 वर्ष लगे और खर्चा आया 10 लाख रुपए। हाँ, पूरे 10 लाख रुपए। ये वही रकम है जो हरिकृष्ण ने सारी उम्र पैसा पैसा करके बचाया था। इस समय ये सारा पैसा खर्च हो गया। कुछ समय के लिए उसकी आर्थिक स्थिति पस्त हो गई, किंतु इंसान तभी जिंदा रहेगा जब उसके पास रोटी, कपड़ा और आवास की सुविधा हो। ये सब तभी संभव हो पाएगा जब उसके पास पैसा हो। इसलिए वह दौड़ धूप कर पैसा कमाने लगता है, किंतु शर्त यह है कि उसको सुकून हो, शांति मिले। हरिकृष्ण ने मकान तो जरूर बनाया, मगर न जाने यहाँ उसको शांति क्यों नहीं मिलती थी। उसके मन का सुकून हब्बाकदल में बने अपने पैतृक मकान में ही प्राप्त था। झेलम नदी के तट पर स्थित देवदारू लकड़ी का बना 4 मंजिला मकान देखते ही बनता था। इसका वास्तुशिल्प देखकर लगता था कि यह लगभग 300 वर्ष पुराना है। इसकी नींव का पहला मंजिला पत्थरों का बना था। शेष 3 मंजिल महाराजी सीढ़ियों और लकड़ी के बने थे। लकड़ी तो इसमें इतनी इस्तेमाल की गई थी कि लगता था किसी जंगल को काटकर इसके बनने में लगा है। देखने में तो यह मकान राजमहल लगता था, किंतु आश्चर्य यह है कि इसमें राजमहलों जैसी गुंजाइश नहीं थी। इसके निचले मंजिल के सिर्फ 2 कमरे थे। नीचे के मंजिल के भी ऐसे ही 2 कमरे और ऊपर का पूरा मंजिल एक बड़े हाल में परिवर्तित था। यहाँ से शंकराचार्य पर्वत, हारी पर्वत और डल झील साफ दिखाई देते थे। आंगन में स्नानगृह और शौचालय भी बना था। बाहर से यह मकान भव्य, बड़ा सुंदर लगता था, किंतु इसके अंदर इतने ही नाम मात्र कमरे देखकर आश्चर्य लगता था। वस्तुतः पुराने मकानों का वास्तुशिल्प ऐसा ही होता था। उस समय मकान की मजबूती पर ध्यान दिया जाता था, चाहे अंदर थोड़ी ही गुंजाइश की व्यवस्था रहे। मकान या कमरों की रोशनी रहे, हवा चलने के लिए खिड़कियां हो या नहीं, इसके साथ मकान बनाने वाले का कोई सरोकार नहीं होता था। इसी तरह का मकान जब आजकल बनता है तो बनाने वाला इतनी लकड़ी का इस्तेमाल नहीं करता और इस तरह बनाता है कि अंदर से बैठने की अच्छी सी गुंजाइश बने। ये तो समय समय की बात है। यह मकान भी उस समय की वास्तुकला की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। खैर, मुझे क्या, मैंने तो इसको थोड़े ही बनाया है। मुझे तो अपने उस पूर्वज का शुक्रगुजार होना चाहिए जिसने इसको बनाया है। तब से आज तक हमने इसकी कौन सी मरम्मत की है। मेरे बाप ने भी इस पर एक कौड़ी तक खर्च नहीं की है। आज तक हम इसमें ऐश करते आए हैं। वह तो यही सोच रहा था कि कांता ने कमरे में प्रवेश किया। कहने लगी, मैं कहती हूँ कि अब इस हुजरे में नहीं रहा जा सकता। क्या बकती हो, ये हुजरा नहीं है, ये तो हमारे पूर्वजों का बनाया आलीशान मकान है। मैंने कहा, है आलीशान मकान, क्या कहने।
इस तरह कहते हैं कि जैसे सच्ची आलीशान मकान है। ये तो हुजरा है समझे। मैं कहती हूँ कि अब इसमें रहा नहीं जा सकता। कांता की सफाई। फिर कहाँ रहेंगे हम? रहने के लिए अब ये रह गया है। मैंने कहा, क्या हम अपना मकान बना नहीं सकते? आप ही सोचिए कि एक कमरे में उठना बैठना, खाना पीना आदि संभव हो सकता है। उसने कहा, क्यों नहीं हो सकता? मजबूरी में इंसान कुछ भी कर सकता है। मैंने कहा, चलिए हमारी तो मजबूरी है, मगर बच्चों की पढ़ाई का क्या सोचा? उनकी पढ़ाई भी तो इसी कमरे में होती है। अतिथियों का आतिथ्य सत्कार भी यही होता है। तिस पर भी यह आपकी भाभी। कांता ने बात काटकर कहा, भाभी, उसने क्या किया? इसलिए मैं कहती हूँ कि मेरा इस कमरे में रहा नहीं जा सकता। पास वाले कमरे में आपके भाई जो रहते हैं, दोनों कमरों का गलियारा सम्मिलित है। उसका आडू पोंछा मैं करती हूँ, किंतु आपकी भाभी का कहना है कि मेरा गृहस्थ बड़ा है, इसलिए वह इसका झाड़ू पोंछा नहीं कर सकती। कांता के स्पष्ट शब्द, मगर वह भी तो इसी मकान में रहती है। सफाई तो हर किसी के लिए जरूरी है। मैंने समझाते हुए कहा, ये तो आप कहते हैं, मगर वह भी तो माने। कांता ने सफाई पेश करते हुए कहा, मगर आप उसको समझाती क्यों नहीं? मैंने पूछा, मैं क्या समझाऊंगी? वह क्या मेरा मानती है? आग लगे आपके इस पूर्वजों के मकान को। 3 पीढ़ियां तो इसमें बस गई हैं और आप हैं कि अपना कुछ नया बनाने का ख्याल ही नहीं। जमाना बदल गया है। वह भी समय था जब परिवार के सारे सदस्य एक ही कमरे में सोते थे, किंतु आज 5 साल का बच्चा भी अपना कमरा मांगता है। आप हैं कि 19वीं सदी में जी रहे हैं। समय की नस से हमेशा बेखबर रहे हैं। कांता ने एक लंबा भाषण झाड़ दिया। सच कहती है, आज तक मैंने उसकी एक बात भी नहीं मानी। वस्तुतः इस तरह एक कमरे में रहना कहाँ की बुद्धिमत्ता है? ये तो अपने आप को जेल की कोठरी में बंद रखना है। एक ही कमरे में सबों का रहना तो बीमारियों को दावत देना है। बच्चों के सेहत के साथ खिलवाड़ करने के बराबर है। जहाँ सांस लेने के लिए शुद्ध हवा प्राप्त न हो, हाथ पांव पसारने के लिए खुली जगह न हो, वहाँ रहना तो कष्टदायक है ही, बेकार भी है। यही सोचकर हरिकृष्ण ने नया मकान बनाया, जहाँ 2 वर्षों से वह ठाठ से रहता था, मगर हरिकृष्ण के न चाहने पर भी अंत में कश्मीर से जम्मू की ओर सपरिवार पलायन करना पड़ा। ज्यों ही उसने अपने आलीशान बंगले के मुख्य दरवाजे को हरिसन ताला लगाया तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने आप से कहा, मेरे भाग्य में कहाँ लिखा था कि मैं नए मकान में रहूं। गत कई वर्षों से उसको कश्मीर के सब्जाजार से आतंक की बू आ रही थी, मगर वह इस बात की कल्पना नहीं करता था कि इससे सारी कश्मीर घाटी में आतंक का प्लेग फैलेगा और लोगों को इससे बचने के लिए यहाँ से भागकर जम्मू या अन्य प्रदेशों में विस्थापित शिविरों में रहना पड़ेगा। मगर वही हो गया जो नहीं होना था और जिसने अब ऐतिहासिक रूप धारण कर लिया है। इतिहास साक्षी है कि पहले भी परपोर्तों के साथ इस तरह के अत्याचार हुए हैं, किंतु हरिकृष्ण कहता था कि यह सब झूठ है, कोरी कल्पना है। वस्तुतः ये सत्य है कि जब तक पीड़ित का घर सुरक्षित है, तब तक उस पर हुए अत्याचारों की दलील कल्पना लगती है, किंतु जब उसका घर इन्हीं अत्याचारों के कारण उजड़ या छूट जाता है, तब उसको पता चलता है कि उसने किन तूफानों से टक्कर ली है। उसका परिवार तो टूटकर बिखर जाता है, मगर जहाँ तक हो सकता है अपना मान सम्मान, शताब्दियों पुरानी संस्कृति को बचाने के भरसक प्रयत्न में लगे हैं। अभी कुछ ही वर्षों की बात है कि हरिकृष्ण श्रीनगर में सपरिवार अपने मकान में रहता था, किंतु आज उसमें वह बात नहीं। उसका बड़ा लड़का दिल्ली में फट्टी पर माल बेचता है, छोटा लड़का लुधियाना में पढ़ता है और लड़की का अल्पायु में ही विवाह किया है। श्रीनगर में उसके नया मकान बनाने का आशय यही था कि बाद में उसका परिवार यही रहेगा, तत्पश्चात उसके पोते आदि। मगर भाग्य की विडंबना देखिए, इसमें न वह रहा, नहीं उसके बेटे या पोते। फिलहाल आजकल वह अन्य कश्मीरी विस्थापितों की तरह जम्मू के नगरोटा शिविर में रह रहे हैं। इस तार हुए टेंट में वह इस समय सपत्नीक रहता है। सूर्य किरणों का गुच्छा उसके बेड पर पड़ता है। बाहर से इतनी गर्मी है कि लग रहा है कि सारा आसमान जल रहा है। गर्मी की तपन से उसका चेहरा अंबरी सेब की तरह लाल हो गया है। उसकी समझ में कुछ नहीं आता कि वो करे तो क्या।
अखबार की कतरन की ओर बार बार देखकर वह न जाने सोचने पर विवश सा क्यों हो जाता है। इसके साथ ही उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं और ज्यों ही कांता टेंट की फांक खोलकर अंदर आती है तो उसका दिल धक धक करने लगता है। वो उसके सामने बैठती है, पूछती है, क्या बात है, आपकी आंखों से ये आंसू? आज मुझे श्रीनगर का पुराना मकान याद आया। कितनी ठंड थी यहाँ के कमरों की और यहाँ हम अग्नि भट्टी में जल रहे हैं। हरे कृष्णा ने कहा, क्यों? नए मकान के कमरों में उनसे भी ज्यादा ठंडी थी। मुझे भी सुबह शाम नए मकान की याद आती है। कांता का उत्तर, यदि नया न बनाया होता तो इस समय हमारे पास 10 लाख रुपया जमा होता और यहाँ इस टेंट में रहने की नौबत ही न आती, और वह भी विस्थापित के रूप में। हरे कृष्णा ने कहा, हमें यहीं रहना है क्या? हमें घर वापस जाना है और वहाँ अपने नए मकान में रहना है। कांता ने झट कहा। ये सुनकर हरिकृष्ण ने पत्नी की ओर ध्यान से देखा। कहा, आपका कहना किसी हद तक सही है, किंतु सोचता हूँ कि उस दिन मुझे मकान बनाने का कौन सा भूत सवार हो गया। यदि मैंने ऐसा न किया होता तो इस समय मेरे पास 20 लाख रुपये की बचत होती। हरिकृष्ण ने अपनी बात एक बार फिर दोहराई। इस समय कांता को इस बात का आश्चर्य हुआ कि आज उसका पति इस तरह पैसों के पीछे क्यों पड़े हैं। उस समय पैसों का अफसोस क्यों नहीं किया जब मकान बन गया और आज इतने वर्षों के बाद पछता रहा है। उसने उसकी ओर ध्यान से देखा। कहा, क्या बकते हो मिस्टर? इस तरह पैसा खर्च होने के बाद अफसोस करना बेकार है। पैसा खर्च हो गया मगर इसके साथ ही आपने वह प्राप्त कर लिया जो सारे जीवन में प्राप्त नहीं किया था। वो कौन सी चीज है? हरे कृष्ण ने पूछा। जब से मेरे पल्लू से बंध गए तब से बता, आपने क्या करके दिखाया? हाँ, नया मकान तो जरूर बनाया, इसी में तो मुझे आपकी सफलता का राज दिखता है। किसी भी तरह उस पुरानी बस्ती में बने पूर्वजों के मकान से निकलकर पॉश कॉलोनी में एक नया बंगला बनाया और अपनी जीवन की नई शुरुआत की। कांता ने ये सब एक ही सांस में कहा। मगर आपको मैं एक बार फिर बताता हूँ कि मेरे ये 10 लाख रुपये व्यर्थ नष्ट हुए। उस दिन हमने अपने पूर्वजों का मकान छोड़कर जबरदस्त भूल की। हरे कृष्ण ने कहा, वह कैसे? कांता चौंक सी गई। लीजिए, यह है आज का अखबार, पढ़िए क्या लिखा है इसमें। हरे कृष्ण ने अखबार को पत्नी की ओर थमाते हुए कहा। कांता अखबार को हाथ में लेकर पढ़ती है। लिखा है, श्रीनगर की रावलपुरा कॉलोनी में कल आतंकवादियों ने अल्पसंख्यकों के जो विस्थापित बनकर जम्मू भाग गए हैं 10 मकान जलाकर भस्म कर दिए हैं, जिनमें यहाँ के मशहूर चित्रकार हरिकृष्ण का आलीशान बंगला भी शामिल है। कांता ने खबर पढ़ी और पति की ओर एकटक देखने लगी। पूछा, पुराना मकान भी जल गया है? नहीं, फिलहाल यह जमीन पर खड़ा है। हरिकृष्ण ने गर्व से कहा, मगर मेरे 10 लाख रुपए बीच में व्यर्थ खर्च हुए, उसी का मुझे पछतावा है।